Bismillahirrahmanirrahim. Myself is Hina Brook and my roll number is 1030 and I am member of the group number 7. Our presentation topic is tumor suppressor genes. तो जहाँ जैसे कि टेबल में बताया गया है कंटेंट में, जहाँ पर हम इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे, क्लासिफिकेशन एंड फंक्शंस को, रीनोब्लास्टोमा मैकेनिज्म, p53 मैकेनिज्म एंड डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। जैसे कि हमारा मेन टॉपिक है ट्यूमर सप्रेसर जीन, तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि इंट्रोडक्शन। ठीक, अगर हम नाम से हमें पता चल सकता है कि ट्यूमर सप्रेसर जीन्स यानी कि ऐसे जीन्स जो कि ट्यूमर को सप्रेस कर रहे हैं, ट्यूमर नहीं होने दे रहे, ट्यूमर से हमें प्रिवेंट कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होते हैं, ये ऐसे जीन्स हैं जो कि सेल साइकिल को रेगुलेट कर रहे हैं, सेल की ग्रोथ को रेगुलेट कर रहे हैं, यानी कि ज़्यादा उसको प्रोलिफरेट नहीं होने दे रहे, हमें ट्यूमर की ग्रोथ से प्रिवेंट कर रहे हैं। और जब इन ट्यूमर सप्रेसर जीन्स के अंदर अगर कोई म्यूटेशन हो जाती है, तो म्यूटेशन होने की वजह से ऐसी प्रोटीन्स, इन ट्यूमर सप्रेसर जीन से ऐसी प्रोटीन्स बन जाती हैं म्यूटेशन की वजह से, जो कि कैंसर को कंट्रोल नहीं करती, सेल साइकिल को कंट्रोल नहीं करती, सेल ग्रोथ को भी कंट्रोल नहीं करती, जिसकी वजह से क्या होता है, कैंसर काज हो जाता है। अब अगर यहाँ पे हम देखें प्रोटोन जीन्स एंड ट्यूमर जीन्स, जो प्रोटोन जीन्स होते हैं वो सिंपल जीन्स हैं जो कि कैंसर कॉज नहीं कर रहे, वो नॉर्मल रेगुलेटेड सेल ग्रोथ है, यानी कि ट्यूमर को सप्रेस कर रहे हैं। और जो प्रोटोन जीन्स अगर इनके अंदर म्यूटेशन ना हो तो ये ट्यूमर को सप्रेस करते हैं और ये हमें कैंसर से प्रिवेंट करते हैं। लेकिन जैसे ही इनके अंदर कोई म्यूटेशन हो जाती है, लॉस ऑफ फंक्शन होता है, तो इससे ऑन्कोजीन बन जाते हैं। म्यूटेशन के बाद प्रोटोन जीन्स कन्वर्ट हो जाते हैं ऑन्कोजीन्स के अंदर और वे कैंसर काज करते हैं। और अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन्स के अंदर कोई म्यूटेशन हो जाती है तो इससे भी कैंसर होता है, जो हमें कैंसर से प्रिवेंट नहीं करता। इसके बारे में दो हाइपोथेसिस बताई गई हैं। कॉन्स्टेंस टू हिट हाइपोथेसिस दैट इज प्रपोज्ड इन 1971। तो इस हाइपोथेसिस में बताया गया था कि दो तरह की म्यूटेशन हो सकती हैं जिसकी वजह से जो है वो कैंसर काज होगा। तो यानी कि आरबी जीन्स के अंदर म्यूटेशन दो तरह से हो रही है। कुछ केसेस में तो ऐसे होता है कि सोमैटिक म्यूटेशन हो जाती है जिसकी वजह से सिंगल आइज हो जाती हैं। कुछ केसेस में ऐसे है कि हमें जो जर्म लाइन म्यूटेशन होती है, यानी कि जहाँ डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है वहाँ पर जो है वो म्यूटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो दोनों आइज जो हैं वो जो है सिंगल आइज हो जाती हैं और वो आगे जो है वो पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग के अंदर भी कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर आगे डायग्राम में भी दिखाया गया है कि जो यहाँ पर हमारे पास ट्यूमर सप्रेसर जीन्स हैं, नॉर्मल सेल्स है, जब इनके अंदर म्यूटेशन होती है, म्यूटेशन होने के बाद इन जो है फर्स्ट हिट हाइपोथेसिस में, तो जब एक अलील में, यानी कि एक जो हमारे पास एक जीन होता है, तो जीन में दो अलील्स होते हैं, जब उनकी एक अलील में जब म्यूटेशन होती है तो उसकी जो सेकंड हिट हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो सेकंड वाला अलील होता है उसमें डिलीशन हो जाती है इतने पोर्शन की, जिससे क्या होता है कि ट्यूमर फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट है कि जो ट्यूमर सप्रेसर जीन म्यूटेशन इन अ सेल विद अ जर्म लाइन म्यूटेशन, यानी कि जब जर्म लाइन म्यूटेशन हो रहा है तो इससे भी कैंसर काज हो रहा है। इसमें भी सेम यही प्रोसीजर हो रहा है कि हमारे पास पहले तो जो म्यूटेशन हुई तो वो नॉर्मल सेल के अंदर थी, लेकिन अब जो है वो जर्म लाइन म्यूटेशन हुई है, यानी कि हमारा जो डेवलपमेंटल प्रोसीजर होता है वहाँ पर म्यूटेशन हुई है। तो म्यूटेशन होने के बाद यहाँ पर इस एक अलील में म्यूटेशन हुई है और दूसरे अलील में वहाँ पर उतने पोर्शन की डिलीशन हो गई है, तो क्या होता है कि इससे भी ट्यूमर काज हो जाता है। तो ये इस तरह पर दो तरह की हाइपोथेसिस है जिसमें पता चलता है कि सोमैटिक म्यूटेशन से और जर्म लाइन म्यूटेशन से जो है वो डिजीज काज हो रही है और कैंसर काज हो रहा है। देन है इसकी क्लासिफिकेशन, तो तीन टाइप्स के अंदर इसको क्लासिफाइड किया गया है, गेट कीपर जीन्स, केयर टेकर जीन्स और लैंडस्केपर जीन्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द गेट कीपर जीन्स। ये वो वाले जीन्स होते हैं जो कि डायरेक्टली ग्रोथ को सप्रेस करते हैं और उनके अंदर कुछ जगह जगह पे चेक पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सेल साइकिल को रेगुलेट कर रहे होते हैं और अपोप्टोसिस के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है कि ये सारा प्रोसीजर अपोप्टोसिस के बारे में बताया। पहले एक सिंपल प्रोसेस बताया गया है एंड देन बताया गया कि किस तरह अपोप्टोसिस होती है और जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है वो किस तरह अपोप्टोसिस करवा रहे हैं और सेल साइकिल को रेगुलेट कर रहे हैं। अगर हम नॉर्मल प्रोसेस में देखें तो यहाँ पर हमारे पास कुछ डीएनए डैमेज हुआ है, तो वहाँ पर जो माइटोजेनिक सिग्नल की वजह से डीएनए पर इफेक्ट हुआ और वहाँ से साइक्लिन डी की प्रोडक्शन होती है। साइक्लिन डी की प्रोडक्शन के बाद साइक्लिन डी जो है वो CDK4/6 के साथ बाइंड हो जाता है। बाइंड होने के बाद PRB की फॉस्फोराइलेशन करवाता है, क्योंकि जो PRB है ना वो ये वाली प्रोटीन पहले ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को बाइंड किया होता है। जब बाइंड किया हुआ होता है तो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है वो डीएनए के ऊपर जाके बाइंड नहीं होता। तो जब तक वो बाइंड है
तो E2 फैक्टर रिलीज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही PRB की फॉस्फोरिलेशन करवा देते हैं, PRB की फॉस्फोरिलेशन होती है थ्रू द साइक्लिन D एंड CD की 4,6, तो इसके थ्रू जब फॉस्फोरिलेशन होती है PRB की तो जो E2 फैक्टर वो रिलीज होता है और DNA के प्रोमोटर सीक्वेंस पर जाके बाइंड हो जाता है। बाइंड होने के बाद आगे वो साइक्लिन E जो है वो उसकी प्रोडक्शन करता है, साइक्लिन E जो आगे प्रोलिफरेशन में इन्वॉल्व होता है। तो ये तो हमारा सिंपल प्रोसेस था। लेकिन अगर हम देखें कि किस तरह ये डिजीज़ काज हो रही है, यहाँ पर हमें पता चलेगा कि किस तरह आगे वो अपोप्टोसिस करवा रहा है। जैसे कि हमारा P53 ट्यूमर सप्रेसर जीन है, तो ट्यूमर सप्रेसर जीन जो है जब DNA डैमेज हुआ है तो वहाँ पर P53 जो है वो ये P53 इंट्रोड्यूस हुआ है एक और प्रोटीन से जो कि P21 है। P53 जो है वो आएगी और एक बैक्स प्रोटीन है, ये एक बैक्स जीन है, ये भी ट्यूमर सप्रेसर जीन इनके साथ बाइंड होगा। बाइंड होने के बाद वो माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हॉल्स क्रिएट कर देगा। हॉल्स होने के बाद ये जो है यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोक्रोम C निकलेगा और एक और जीन प्रोटीन है FF1 जिसके साथ बाइंड होगा और कैस्पेस एक्टिवेशन करेगा। कैस्पेस एक्टिवेशन अपोप्टोसिस करवाएगा, जिससे कि अगर DNA सेल और DNA की डिग्रेडेशन होती है। तो ये था कि किस तरह P53 इन्वॉल्व हो रहा है अपोप्टोसिस करवाने में। देन है केयर टेकर जीन्स। केयर टेकर जीन्स जो होते हैं ऐसे जीन्स जो होते हैं जो कि म्यूटेशन जिसमें म्यूटेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं और जेनेटिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं, और इनके पास ऐसी मशीनरी अवेलेबल होती है जो कि DNA को रिपेयर करते हैं। जैसे अगर कोई भी DNA जो है वो डैमेज हुआ, कोई भी सोर्स हो सकता है, कोई रेप्लिकेशन स्ट्रेस, सेल मेटाबॉलिज्म, ऑक्सीजन रेडिकल्स, म्यूटेशन, रेडिएशन, वायरल इन्फेक्शन, जो कीमोथेरेपी, किसी भी सोर्स की वजह से DNA डैमेज होता है तो इनके पास ऐसी मशीनरी अवेलेबल होती है जिसकी वजह से DNA को रिपेयर कर लेते हैं। तो देन है लैंडस्केपर जीन्स। ये ऐसे जीन्स हैं कि जो कि जिस इन्वायरमेंट के अंदर जीन्स रह रहे होते हैं, तो जिस सेल के अंदर ये ग्रो कर रहे होते हैं या जिस इन्वायरमेंट में सेल ग्रो कर रहा होता है, तो ये ऐसे जीन्स हैं कि सेल की ग्रो करने वाले इन्वायरमेंट को ये कंट्रोल करते हैं। अगर इन जीन्स के अंदर म्यूटेशन हो जाती है तो इससे सेल का जो एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट है वो एबनॉर्मल हो जाता है और इससे कार्सिनोजेनेसिस यानी कैंसर कॉज हो जाता है। इसी एग्जांपल में आता है ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड प्रोटियोग्लाइकेन्स हैव बीन फाउंड इन एसोसिएशन विद सिग्नलिंग एंड स्ट्रक्चर रोल्स। देन इसका फंक्शन है, तो यानी कि फंक्शंस में यह ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होते हैं वो सेल प्रोलिफरेशन और सर्वाइवल को इनहिबिट करते हैं। उसके अलावा जब ट्यूमर सप्रेसर जीन्स की इनएक्टिवेशन होती है तो ये ट्यूमर डेवलपमेंट को लीड करते हैं नेगेटिव रेगुलेटरी प्रोटीन्स को ख़त्म करके। उसके अलावा ये है कि जो इंट्रा सेलुलर प्रोटीन्स होती हैं ये जो जब सेल साइकिल चल रहा होता है तो उनकी स्पेसिफिक स्टेजेस पर जो जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करती हैं, और अगर जीन्स एक्सप्रेस नहीं होते तो सेल जो है वो सेल साइकिल नहीं कंटिन्यू होता और वो सेल डिवीजन को इनहिबिट कर देता है। नेक्स्ट है कि जो चेक पॉइंट कंट्रोल्स भी होते हैं, जैसे सेल साइकिल में डिफरेंट स्टेजेस पर चेक पॉइंट्स होते हैं तो वो भी इन्वॉल्व होते हैं जो कि जो है सेल साइकिल को जो रेगुलेट कर रहे होते हैं। सेल एडहेशन में कुछ प्रोटीन्स होती हैं, सेल एडहेशन प्रोटीन्स होते हैं जो कि ट्यूमर सेल्स को प्रिवेंट करती हैं डिस्पर्सिंग से, ब्लॉक लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एंड इनहिबिट मेटास्टेसिस, यानी कि ट्यूमर के फैलाव को, ट्यूमर के स्प्रेडिंग को कम करती हैं। देन है इनहिबिट एक्टिविटी ऑफ प्रोटियोसिस एंड देन रेगुलेटिंग सेल ग्रोथ। तो ये इसके सारे फंक्शन हैं। देन है मैकेनिज्म ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, जिनमें हमारे पास पहले है रेटिनोब्लास्टोमा। तो नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, जिसमें हम पहले बात करेंगे रेटिनोब्लास्टोमा की। रेटिनोब्लास्टोमा जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया कि रेटिनोब्लास्टोमा जैसे कि ट्यूमर सप्रेसर जीन है, इसने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को अपने साथ बाइंड किया हुआ था। तो जब तक ये बाइंड है E2 फैक्टर, E2F ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है ये रिलीज नहीं होगा और DNA के ऊपर जाके बाइंड नहीं होगा, जिसकी वजह से आगे सेल साइकिल भी नहीं चलेगा। लेकिन जब RB प्रोटीन्स होती हैं, रेटिनोब्लास्टोमा इसकी फुल फॉर्म है RB की, जब इन प्रोटीन्स की फॉस्फोरिलेशन हो जाती है बाय द साइक्लिन, तो इसकी फॉस्फोरिलेशन के बाद क्या होता है कि E2 फैक्टर रिलीज होता है और वो DNA के प्रोमोटर सीक्वेंस पर जाके बाइंड होता है और वो प्रोटीन्स बनाता है, प्रोटीन्स फैक्टर फॉर सेल साइकिल प्रोग्रेशन। जो सेल साइकिल पर जितनी प्रोटीन रिक्वायर्ड होती है वो बनाता है जिससे सेल साइकिल चलता है। तो इस तरह जो है ये रेटिनोब्लास्टोमा अपना वर्क कर रहा होता है। तो अब आगे है कि रोल ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा इन ट्यूमर सप्रेसर। रेटिनोब्लास्टोमा जैसे ट्यूमर सप्रेसर जीन्स है जो कि सेल साइकिल को रेगुलेट कर रहा है। तो इसका मेन फंक्शन यही होता है कि DNA को रिपेयर करता है, क्रोमोसोम कंडेंसेशन, कोहेजन, साइलेंसिंग ऑफ रिपीटेटिव रीजन्स।
तो इसका मेन यही है कि इसने हमारे जो हमें कैंसर से बचाना है, कैंसर से प्रिवेंट करना है। उसके बाद है वेरियस मैकेनिज्म अफेक्ट रेटिनोब्लास्टोमा, यानी कि अगर हमारी बॉडी के अंदर रेटिनोब्लास्टोमा का मैकेनिज्म चल रहा है तो उसके साथ जो दूसरे मैकेनिज्म भी हैं जो कि रेटिनोब्लास्टोमा को इफेक्ट कर रहे हैं, लाइक CDK4 एंड साइक्लिन डी जीन फॉर एम्पलीफिकेशन, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज inhibitor loss and inhibition of RB by the binding of viral oncoproteins can revoke the anti-proliferative effect of RB in cancer। लेकिन अब जैसे अगर RB जीन्स के अंदर म्यूटेशन होने की वजह से अगर कैंसर काज हो रहा है ना, तो जब भी ऑन्कोजेनिक प्रोटीन RB जीन के ऊपर साथ आके बाइंड होती है तो इससे भी जो RB जीन्स है वो ट्यूमर को सप्रेस नहीं कर पाती, बल्कि वो ट्यूमर काज करती हैं। तो रेटिनोब्लास्टोमा जो होती है वो रेयर होती है जनरल पॉपुलेशन के अंदर, क्योंकि कुछ सोमैटिक म्यूटेशन से हो रही है, कुछ जर्म लाइन म्यूटेशन से भी हो रही है। तो इसलिए इसको जो एक्सप्लेन करना, दैट्स व्हाई इट इज़ अनलाइकली टू एक्सप्लेन रेटिनोब्लास्टोमा इज रेयर इन जनरल पॉपुलेशन। तो देन है P53, ये भी एक ट्यूमर सप्रेसेंट जीन ही है लाइक रेटिनोब्लास्टोमा। तो RB की तरह ये भी एक रेटिनोब्लास्टोमा जो है वो ट्यूमर सप्रेसर जीन है। इसकी लोकेशन क्रोमोसोम नंबर 17 पर है और ये जो प्रोटीन है वो इनकोडेड होती है P53 जीन से ही ह्यूमंस के अंदर, और उसका भी मेन रोल सेल को कंट्रोल करना होता है, इसकी एपोप्टोसिस करवाना है। जैसे कि इसके फंक्शन में है कि इसका फंक्शन है ग्रोथ, अरेस्ट, DNA रिपेयर, एपोप्टोसिस, यानी कि अगर आपने सेल साइकिल को जो है वो उसकी प्रोग्रेशन से बचाना है सेल साइकिल को, उसके अलावा DNA डैमेज से प्रिवेंट करना है, उसकी रेप्लिकेशन से प्रिवेंट करना है, DNA को रिपेयर करना है। यानी अगर कोई DNA डैमेज हो गया तो जैसे ऊपर दिखाया गया था, जैसे कि ऊपर बताया मैंने कि इसके पास जो कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जिनके पास ऐसी मशीनरी अवेलेबल होती है जो कि DNA डैमेज को रिपेयर कर लेते हैं। तो उसके बाद एपोप्टोसिस, जैसे मैंने ऊपर पूरा प्रोसीजर बताया कि किस तरह एपोप्टोसिस हो रही है, P53 करवा रहा है, तो एपोप्टोसिस जो है वो इस तरह इन्वॉल्व हो रही है एपोप्टोसिस के अंदर। देन है रेगुलेशन ऑफ द P53। जो P53 जो है ना ये एक्टिवेट होता है MDM2 से। MDM2 जो है वो माउस डबल मिनट 2 है। जब DNA डैमेज होता है तो DNA डैमेज से एक प्रोटीन है ATR ATM, ये प्रोटीन काइनेजेस है। ये प्रोटीन काइनेजेस रिलीज होती हैं। जब ये प्रोटीन काइनेजेस रिलीज होते हैं तो इनकी फॉस्फोरिलेशन करते हैं। तो जैसे कि अब वो सेल साइकिल में जो डिफरेंट चेक पॉइंट्स होते हैं उनको भी फॉस्फोरिलेट करवाते हैं। उनकी फॉस्फोरिलेशन के बाद जो P53 जीन्स हैं, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, इनकी भी फॉस्फोरिलेशन होती है और फॉस्फोरिलेशन होने से ये रिलीज करता है MDM2 को और इससे ARF को, और ऑन्कोजेनिक एक्टिवेशन होती है। अब जो हमारे पास P53 है, ये P53 और MDM2 जो आपस में इसे रिलेट करे, जितना ज़्यादा P53 होगा उतना ही ज़्यादा MDM2 होगा। तो जब DNA रिपेयर नहीं होता तो ये वाला प्रोसीजर होता था। जब DNA रिपेयर हो जाता है तो DNA की रिपेयरिंग के बाद जो ATM काइनेजेस जो होती हैं वो ज़्यादा देर तक फिर एक्टिव नहीं होती, क्योंकि जो ATM और ATR ये वाली काइनेजेस उस वक्त एक्टिवेट हुई तो जब DNA डैमेज हुआ था, और जब DNA डैमेज जो रिपेयर हो चुका है तो ये ATM और ATR काइनेजेस जो है वो ज़्यादा देर तक एक्टिव नहीं रहती, और वो जो P53 है वो भी डिफॉस्फोरिलेट हो जाएगा और डिस्ट्रॉय कर देगा अकोमोडेटेड MDM2 को। देन है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, यानी कि जो रेटिनोब्लास्टोमा और P53 है इसका इसकी डिजीज़ को हम डायग्नोस कैसे करते हैं, इनका ट्रीटमेंट क्या है। तो पहले है डायग्नोसिस ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा, जिसमें आता है टेस्ट एंड प्रोसीजर यूज टू डायग्नोज रेटिनोब्लास्टोमा इंक्लूड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है एक आई एग्जामिनेशन, जिसमें जो डॉक्टर है वो हमारे आंखों का जो है वो एग्जामिन करता है, उसको चेक करता है और ये बताता है कि क्या जो चाइल्ड के जो साइंस और सिम्टम्स क्या हैं, कि किस तरह जो है वो ये जो कैंसर काज हो रहा है। और बहुत ज़्यादा एग्जामिन के बाद जो डॉक्टर है वो रिकमेंड करता है एनेस्थेटिक टू कीप योर चाइल्ड स्टिल। देन है इमेजिंग टेस्ट। तो इमेजिंग टेस्ट में क्या होता है कि इसमें अल्ट्रासाउंड एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग
या कुछ दूसरे टेस्ट यूज़ किए जाते हैं कि जिसमें डॉक्टर एग्जामिन करता है, डिटरमाइन करता है कि रेटिनोब्लास्टोमा किस हद तक स्प्रेड हो चुका है, ग्रोन हो चुका है, और क्या उसने रेटिनोब्लास्टोमा ने आपकी आइज़ के जो दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं उनको तो नहीं इफेक्ट किया। तो इस तरह 2 तरह के टेस्ट से हमें पता चलता है रेटिनोब्लास्टोमा का डायग्नोज होता है। तो इसकी ट्रीटमेंट में 6 टाइप्स हैं। इसके ट्रीटमेंट में क्रियोथेरेपी, थर्मोथेरेपी और कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी विद स्टेम सेल rescue surgery and new types of treatment and are being tested और targeted therapy। तो क्रियोथेरेपी में यानी ये एक ऐसा मेथड है कि जिसमें हम फ्रीजिंग के ज़रिए जो है कैंसर सेल्स होते हैं उनको किल करते हैं फ्रीज करके। और थर्मोथेरेपी में यानी कि हम हीट को यूज़ करते हैं और हीट को यूज़ करके कैंसर सेल्स को हम डिस्ट्रॉय करते हैं। इसमें हम लेज़र बीम्स को यूज़ कर सकते हैं जिसके थ्रू हम जो अपने जो कैंसर सेल्स उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कीमोथेरेपी ये एक ऐसा कैंसर ट्रीटमेंट है जिसमें हम ड्रग्स को यूज़ करते हैं ताकि कैंसर सेल्स की जो ग्रोथ है उसको स्टॉप कर सकें और कैंसर सेल्स को किल कर सकें। रेडिएशन थेरेपी है, ये भी एक कैंसर का ट्रीटमेंट है जिसमें हम हाई एनर्जी एक्सरेज या दूसरी टाइप्स की रेडिएशन को यूज़ करते हैं कैंसर सेल्स को किल करने के लिए ताकि मजीद ग्रो ना हो। देन है कीमोथेरेपी विद स्टेम सेल रेस्क्यू। तो इसमें हम हाई डोजेज ऑफ केमोथेरेपी आर गिवन टू किल कैंसर सेल्स, यानी कैंसर सेल्स को हमने किल करना है तो इसके लिए हम हाई डोजेज ऑफ केमोथेरेपी को यूज़ करते हैं। हेल्दी सेल्स including blood forming cells are also destroyed by the cancer treatment. Stem cell rescue is a treatment to replace the blood forming cells। तो यानी कि इसमें जो हमारे हेल्दी सेल्स होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो सर्जरी में क्या होता है कि इसमें हम आई या ऑप्टिक नर्व का पार्ट जो होता है उसको रिमूव कर देते हैं। तो हम आई का जो हमने एक टिश्यू लिया है या कोई सैंपल लिया है, चेक रिमूव किया हमने उसको चेक करने के, तो उसको हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। तो अगर कोई साइन मिलता है दैट द कैंसर इज़ लाइकली टू स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि इसमें हमने पहले एक अपना आई का टिश्यू या कोई सैंपल लेना है, उससे हमने उस आई का जो टिश्यू है उसको हमने माइक्रोस्कोप नीचे देखते हैं और माइक्रोस्कोप के अंदर देखने के बाद हमें पता चलता है कि ये जो कैंसर काज है या नहीं है, या कैंसर अगर है तो किस हद तक स्प्रेड हो चुका है। तो उसके बाद है टारगेटेड थेरेपी। ये भी ट्रीटमेंट की एक टाइप है जिसमें हम ड्रग्स का दूसरे सब्सटेंसेस को यूज़ करते हैं कैंसर सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए या उस पर अटैक करने के लिए। देन है डायग्नोसिस। P53 का डायग्नोसिस क्या है कि हम P53 ये वाली डिजीज़ को किस तरह डायग्नोज कर सकते हैं। तो इसके लिए भी कुछ टेस्ट होते हैं। P53 genetic test usually uses a sample of your blood to look for changes in the tumor proteins 53 gene or या TP53 for short। changes in your genes are also called the gene variants or mutation। then उसके बाद है ट्रीटमेंट। तो जो हमारे पास P53 का ट्रीटमेंट अभी तक क्योंकि ये रिसेंट स्टडी में अभी तक चल रहा है तो अभी तक इसका कोई भी ट्रीटमेंट फाइंड आउट नहीं हुआ, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिससे प्रिकॉशंस हैं जिसे हम अवॉइड कर सकते हैं, जैसे कि हमें अपने लाइफस्टाइल चेंजिंग करना चाहिए और कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए और हेल्थियर डाइट लेनी चाहिए और स्मोकिंग से जो है प्रिवेंट करना चाहिए। थैंक यू।